तो आज क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में। इसके अंतर्गत हम यह पढ़ेंगे कि विभिन्न विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने एक बालक का जब विकास होता है तो उसके बारे में क्या क्या सिद्धांत दिए थे। तो जो हमारे सामने पहले सिद्धांतवादी आते हैं वह है ग्रियर्सन। और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? दिशा का सिद्धांत। यानी कि जब एक बालक का क्या होता है, विकास होता है, तब उन्होंने क्या कहा कि उसका शारीरिक विकास कौन सी दिशा में होगा, उन्होंने यह बताया। पहला उन्होंने यह बताया कि जब भी एक बालक का विकास जो होता है तो सबसे पहले इसके अंतर्गत उसके जो दिशा होगी वो सर से निर्धारित होते हुए उसके धड़ से तक जाएगी और फिर पैर तक, यानी कि उसका विकास कौन सी दिशा में होगा? इस दिशा में। और इसी को हम क्या कहते हैं? मस्तक के गोमुखी कहते हैं, जहाँ पर एक बालक का सबसे पहले किस दिशा में विकास होगा? सर से, फिर धड़ और फिर पैर। तो देखिए, विकास किसी भी व्यक्ति या शिशु का सर से पैर की ओर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मस्तक के गोमुखी। क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये कैसे विकास होता है? सर से लेके पैर तक, और इसी को हम क्या कहते हैं? मस्तक के गोमुखी। और दूसरी बात यह भी है इसमें कि इसमें किस तरह से विकास होगा? किस दिशा में? सर से लेके कहाँ से होगा? पैर की दिशा में विकास होता है। उसके बाद यह बात हमारे सामने आती है कि जो ये सबसे पहले तो यहाँ पे क्या हुआ? सर से पैर तक विकास होता है, वो उस दिशा में होगा। दूसरा है केंद्र से लेके बाहर की तरफ, यानी कि सेंटर से लेके बाहर की तरफ। और यहाँ पे क्या होगा? एक बालक का विकास कैसे होता है? शरीर से लेके केंद्र की बाहर की तरफ होता है। तो हमने यह देखा कि ग्रियर्सन ने हमें क्या बताया? दिशा का सिद्धांत दिया। और फिर क्या बताया उन्होंने कि कैसे एक विकास होता है? सर से लेके पैर तक होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा यह होता है कि एक ऐसे बालक का विकास होगा केंद्र से लेके बाहर की तरफ। तो पहला हमने यह जाना। अब दूसरा जो सिद्धांत है वह है निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत यानी कि जब किसी इंसान का विकास लगातार होता है, यानी कि एक के बाद एक होता है। देखिए, और ये किसने दिया था? स्किनर ने। और उन्होंने क्या बताया कि विकास क्या है? एक प्रक्रियाओं का निरंतर विकास होता है, जहाँ पे क्या होता है? एक बालक का विकास कैसे होगा? सामान्य गति से नहीं अपितु अविराम गति से। देखिए, अब जब यहाँ पे बात होती है अविराम गति से, यानी कि अविराम मतलब जब किसी का विकास रुक जाता है, तो देखिए ये कब हो सकता है? यानी कि एक बच्चे का विकास कैसे होता है? एक सामान्य गति से होता है, ठीक है, एक सामान्य बच्चे का विकास। पर ये गति कब रुकती है? या तो उसका वातावरण सही नहीं हो, तभी तो उसकी गति रुकेगी ना। क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे एक सामान्य बच्चा है, नॉर्मल बच्चा है, उसको सही पोषण मिल रहा है, तो उसका विकास इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं ग्राफ के तरीके से आपको समझाऊं तो उसका विकास कैसे होगा? सीधा। पर ये एक सामान्य बच्चे का विकास होता है। पर यहाँ पे देखिए, एक दूसरा बच्चा है जिसे वातावरण सही नहीं मिला, उसे पालन पोषण सही नहीं मिला, उसे जो पोषण तत्व चाहिए खाने में वो सही नहीं मिलते। तो यहाँ पे क्या होगा? उसका विकास तो सामान्य हुआ, पर बढ़ने के बाद वो गिर गया। क्यों? क्योंकि उसे वातावरण सही नहीं मिला, उसे पालन पोषण सही नहीं मिला। तो ये कैसे हो गया? गिर गया। तो उसका मतलब यह है कि स्किनर का यह कहना था कि एक बालक का विकास जो है ना, वो सामान्य गति से होता है, पर अगर उसे वातावरण सही नहीं मिलेगा तो उसमें अविराम आ सकता है, यानी कि वो रुक सकती है, जैसे कि अविराम गति से हो सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एक दिशा, जब एक बच्चे का विकास होता है तो वो एक लगातार भी हो सकता है और रुक भी सकता है। और यही सिर्फ शारीरिक रूप से सामने नहीं आता, ये सामाजिक रूप से भी सामने आता है। जब एक बच्चा, मान लीजिए सामाजिक रूप से किसी बच्चे को प्रताड़ित किया जाता है, यानी कि उसको वातावरण सही नहीं मिलता, तो उसका जो मानसिक स्तर है वो भी गिर सकता है। तो ये क्या है? ये एक हम कह सकते हैं कि एक वातावरण में इसकी अहम भूमिका होती है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा? यहाँ पे दो बात हमने अच्छे से समझ ली है कि पहले कि एक विकास जो होगा वो निरंतर होता है, और तभी होता है जब उसे वातावरण सही दिशा में मिले। और इसके अंदर सिर्फ शारीरिक चीज़ें नहीं आती है, इसके अंदर भावनात्मक हो गया, संवेगात्मक हो गया, नैतिक हो गया, ये सभी चीज़ यहाँ पे शामिल होती है। अब आगे देखते हैं। तो आगे जो सिद्धांत है वह क्या है? क्रम का सिद्धांत। अब देखिए, क्रम क्या होता है? क्रम यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई सीरीज हो गई या फिर नंबर हो गए। अब देखिए, 1 2 3, यानी क्रम, एक के बाद एक। अब
जब मैं यहाँ पे कहती हूँ कि किसी इंसान का विकास क्रम से होता है, इसका मतलब क्या क्या है? मान लीजिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मुझे बोलने आता है, पर एक जो शिशु होता है, एक बच्चा जो होता है, उसे बोलने नहीं आता है। वो जब छोटा होता है तो वो पहले पहले हंसना खेल रोना सीखता है, हंसना खेलता है, फिर धीरे धीरे जब वो अपने समाज से मिलता है, वातावरण से मिलता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो शब्दों को सीखता है। तो जब वो छोटा होता है, 6 महीने का बच्चा कुछ 4-5 शब्द बोलता होगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो 5 शब्द बोलेगा, 10 बोलेगा, 15 बोलेगा। तो यानी कि ये विकास कैसे होता है, एक क्रम से होता है, एक के बाद एक होता है। और ऐसा नहीं होता कि ये विकास उल्टा हो जाएगा, यानी कि अगर आपको एक बच्चे को चलना दौड़ना आता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो चलना ना सीख पाए, उसे चलना ना आता हो, या फिर यहाँ पे उसे 15 शब्द बोलने आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 3 शब्द बोलेगा। तो यही विकास का सिद्धांत होता है कि जब एक इंसान का क्या होता है, विकास होता है, तो वो क्रम से होता है, ठीक है। तो देखिए, विकास एक निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम से बढ़ता है। निश्चित यानी कि अगर किसी बच्चों ने आज चलना सीखा है, तो कल वो दौड़ना सीखेगा। अगर रेंगना, जिसे हम क्रम कहते हैं, तो किसी ने बलबलाना सीखा है, तो कल वो बोलना सीखेगा। तो ये कैसे होता है, निश्चित होता है और व्यवस्थित क्रम होता है, ठीक है। तो ये हमने समझा। जैसे विकास एक निश्चित एवं व्यवस्थित क्रम से बढ़ता है, जैसे तीसरे माह में आधा शब्द और 6 से 7 माह में पूरा शब्द, या खिलखिलाकर हंसना। ये बात में जो मैंने कही कि अगर एक बच्चा बोलना सीख रहा है, तो वो कैसे होगा, क्रम से होगा। यानी कि पहले वो थोड़े शब्द सीखेगा, या फिर हम चलने की बात करें तो शारीरिक रूप से बात करें तो वो धीरे धीरे उसकी जो सोचने की क्षमता है, जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें सोचने की क्षमता अमूर्त होती है, यानी कि कह सकते हैं कि वो चीज़ों कल्पनाएं को सच मानते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनमें समझदारी आती है, फिर हम कह सकते हैं उनके मस्तिष्क का विकास होता है। तो यहाँ पे उसकी जो विकास जो होता है, मानसिक विकास भी होता है, वो व्यवस्थित क्रम से आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमने सीखा विकास के क्रम का सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। ये है जो ये सिद्धांत है, ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत विभिन्नता। अब देखिए, विभिन्नता क्या होती है। हर एक इंसान का एक दूसरे इंसान के रूप में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से, सोचने की या फिर देखने की, और या फिर हम कह सकते हैं शारीरिक बनावट हो गई, सब अलग होती है, ठीक है। और इस सिद्धांत में भी ये बताया गया है कि हर एक इंसान जो होता है वो अलग होता है, यानी कि उसकी जो हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से बिल्कुल विभिन्न होता है। अब मैं जैसे कि शारीरिक रूप से बात करी जाए तो सबके शारीरिक ढांचे अलग होते हैं। या ढांचे से मेरा मतलब है कि यहाँ पे किसी की हाइट हो गया, किसी की वेट हो गया, वजन हो गया किसी का। एक सामान्य रूप से मैं कहूँ कि अगर एक 5 साल का बच्चा है, 2 बच्चे हैं 5 साल के, अब इनमें हम लोग सामान्य रूप से बहुत विभिन्नताएं देख सकते हैं। जैसे कि एक अगर बच्चे का वजन यहाँ पे मान लीजिए 21 किलो है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, या फिर 20 किलो, तो इन दोनों ही का अलग अलग वजन हो सकता है। इनकी जो हाइट हो गया या फिर इनकी जो लंबाई हो गई, वो अलग हो सकते हैं। अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो 5-10 साल का बच्चा, मान लीजिए को 10 साल के बच्चे को लेते हैं, इन दोनों का मानसिक स्तर अलग हो सकता है। कुछ बच्चे जल्दी समझते हैं, आपने अक्सर कक्षाओं में देखा होगा कि जो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हैं या फिर ग्रैब करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को चीज़ें देर में समझ आती है, यानी कि उनका मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है। तो यही बात बोली है कि एक ही आयु में हम देख सकते हैं कि किसी के शारीरिक पक्ष अलग होते हैं, उनकी मानसिक स्तर अलग हो सकते हैं, सामाजिक पक्ष भी अलग होते हैं, और भावनात्मक स्तर भी अलग होते हैं। ये सभी इंसानों में या फिर कह सकते हैं सभी बच्चों में हम एक व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि एक बच्चे का क्या होता है, एक विभिन्नताएं हम पाते हैं। दूसरा, हम हर उम्र में, हर स्तर पे उनमें विभिन्नताएं पा सकते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, संवेगात्मक हो, मानसिक हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोला है, इसमें यह बोला हुआ है कि इसमें यह कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कि इस सिद्धांत में क्या बोला गया कि हर व्यक्ति का विकास, जैसे मैंने कहा कि विभिन्न गति से होता है। गति से वही कि वो कितनी जल्दी चीज़ों को समझ रहा है, कितनी चीज़ों को देर में समझ रहा है ना, या फिर उसके शारीरिक रूप से भी कह सकते हैं। जैसे कि लड़के लड़कियों में हम हाइट की चीज़ें देखते हैं, फिर एक ही सामान्य स्तर पर देखते हैं कि किसी की लड़कियों की हाइट बहुत जल्दी बढ़ती है, पर एक स्तर के बाद वो सामान्य हो जाती है ना। तो इसी तरह से कहते हैं कि विभिन्न गति होती है, सोचने की गति अलग होती है। अर्थात एक ही आयु के बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और
विकास स्पष्ट देखा जा सकता है। जो इस तरीके से हमने क्या समझा कि यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एक सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति का विकास कैसे होता है, विभिन्न गति से होता है, यानी कि जो उसकी स्पीड जो होती है वो अलग होती है। अर्थात एक ही आयु के बालकों में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास स्पष्ट दिखाई देता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या बोला है, आगे है परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि किस तरीके से जो इंसान, जो बालक का विभिन्न विभिन्न विकास होता है, क्या जो हम कह सकते हैं शारीरिक होता है, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक, यह सब विकास। तो इसके अंतर्गत क्या बोला है कि बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्षों में परस्पर संबंध होता है, यानी कि जो एक बालक का शारीरिक विकास जो होता है उसके अंतर्गत ये जो मानसिक है, संवेगात्मक है, ये आपस में जुड़े होते हैं। किस तरीके से, जैसे कि मैं बात करूं कि जिस तरीके से एक, मान लीजिए एक बालक है, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ है। अब यहाँ पर क्या होगा, उसका ये जो स्तर है, शारीरिक विकास जो हो रहा है वहाँ पे, इसके कारण उसका मानसिक विकास भी सही दिशा में होगा, यानी कि उसके शारीरिक विकास क्या है, वो उसके मानसिक स्तर से जुड़ा हुआ है, और कहीं ना कहीं मानसिक स्तर उसके संवेगात्मक रूप को भी प्रभावित करेगा। यानी कि ये तीनों ही चीज़ें क्या हैं, आपस में मिली हुई हैं कि किस तरीके से एक बच्चे का शारीरिक विकास उसके मानसिक स्तर को भी प्रभावित करता है। मान लीजिए हम देखते हैं कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से कह सकते हैं कि उनका शारीरिक विकास इतना अच्छा नहीं होता है, इसी कारण इनका शारीरिक विकास है उसके कारण उनका मानसिक विकास भी प्रभावित करता है, और मानसिक विकास कहीं ना कहीं संवेगात्मक रूप को भी प्रभावित करता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपस में परस्पर संबंध रखती है, और इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक पक्ष के विकास में परस्पर संबंध होता है। यानी कि ये जो हमारा शारीरिक विकास जो है और ये मानसिक विकास है और संवेगात्मक, ये आपस में जुड़े हुए हैं। अर्थात बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचियों, व्यवहार और ध्यान सभी का परिवर्तन होना होता है। सीधी सी बात है, अगर किसी बच्चे का शारीरिक विकास सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसके मानसिक स्तर भी सही होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शारीरिक विकास के चलते एक बच्चा खेल कूद सकता है, उसका सामाजिक विकास अच्छा होता है, उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होता है। अगर शारीरिक विकास नहीं ढंग सही से होता है और वो कहीं ना कहीं उसके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव डालता है, और उसी कारण उसके संवेगों में परिवर्तन आ सकते हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं कि उसके ध्यान मतलब मानसिक विकास हो गया। व्यवहार यानी कि जो उसके, जो हम कह सकते हैं उसके कैरेक्टर, फिर संवेगों में उसका परिवर्तन आता है, किसी को गुस्सा आना, किसी को ज़्यादा, इस तरीके से, और उसके रुचियों में भी प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या हुआ, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब देखिए, यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि शारीरिक विकास कहीं ना कहीं क्या करता है, आपके बच्चों के नहीं, शारीरिक विकास के कारण एक हमारा बौद्धिक विकास प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा नहीं हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी मानसिक बौद्धिकता में कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो पहली बात तो हमने ये समझेंगे। दूसरा ये है कि अगर किसी बच्चे का बौद्धिक विकास बिल्कुल सही हुआ है तो पर शारीरिक विकास पर इसका कुछ भी असर नहीं होगा। यानी कि हम कई जगह देखते हैं कि एक बच्चे का बौद्धिक विकास बिल्कुल ठीक होता है, पर बौद्धिक विकास का कुछ शारीरिक रूप से लेना देना नहीं होता। ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, पर हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ, शारीरिक विकास के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसकी बौद्धिकता भी हो सकती है, तो वो बौद्धिक विकास को प्रभावित करेगा। पर अगर अब हम ये भी देखते हैं कि कई बच्चे जो होते हैं उनका बौद्धिक विकास बिल्कुल ठीक होता है, पर वो शारीरिक विकास ठीक नहीं होता है। यानी कि जो बौद्धिकता का शारीरिक से कुछ लेना देना नहीं है। एक बुद्धि का, बच्चे की बुद्धि का, अगर बुद्धि का विकास सही हो गया है, सही है, तो वो कहीं ना कहीं उसका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, पर शारीरिक विकास का हमारी बुद्धि से लेना देना है। ठीक है, तो ये हम समझेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान यानी कि एक जैसा। यहाँ पे बात होती है जाति की। जाति इन सेंस हम कह सकते हैं, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, जैसे कि इंसान होते हैं, इंसान हो गए, जानवर, अब या फिर हम कह सकते हैं पक्षी हो गए। ये सब क्या है, जातियाँ हैं एक तरीके से। ठीक है, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वी लाइक। तो ये सब क्या है, प्रतिमान। समान प्रतिमान का मतलब क्या होता है, ये सिद्धांत था वो हरलॉक ने दिया था। उन्होंने कहा कि अब
कोई भी जाति में अब एक कोई भी जाति होगी वो अपने अनुकूलन करेंगे। अनुकूलन यानी कि अनुसरण, यानी कि जो भी उनकी जातियों में होता है वो सब करेंगे। जैसे कि एक इंसान क्या करता है, अपने हाथ वो सब अपने हाथ से खाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो जीव भी खाता है और फल भी खाता है, इस तरीके से सब्जी भी खाता है। जानवर जो होता है वो सिर्फ, जैसे हम देखते हैं कुछ कुछ जानवर चीता जो होते हैं, ये सब सिर्फ उस टाइप के खाने खाते हैं जो हम कह सकते हैं उनके जातियों में खाए जाते हैं। और पक्षियों का भी अलग है। तो यानी कि कोई भी जिस भी जाति में पैदा होगा वो उसी जाति का अनुसरण करेगा। अब भाषा की बात करें जाए तो बात की जाए तो कि इंसान जो होते हैं वो बोलेंगे ही, वो अपनी भाषाओं का अनुसरण करेंगे जहाँ वो रह रहे हैं। जानवर जो होंगे वो अपने हिसाब से बोलेंगे, और पंछी जो होते हैं वो अपने हिसाब से करेंगे। यानी कि उनकी जो भाषा जो होती है वो उस हिसाब से बोलते हैं, या फिर जो उनकी चहचहाहट होती है। तो ये सब क्या हो गया, ये इनकी जाति हो गई और वो उसी के हिसाब से अनुसरण करते हैं। यानी समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि जो भी जिस जाति में पैदा हुआ है वो उसी जाति के अनुसरण करेगा। अनुसरण यानी कि वो उसी जाति पर चलेगा। तो यही बात हरलॉग ने कहा था कि हरलॉग के अनुसार क्या कहा कि प्रत्येक जाति यानी कि हर एक जाति, चाहे वो पशु हो या मानव, जाति अपनी जाति के अनुसार विकास का प्रतिमान का अनुसरण करता है। यानी कि जो उसकी जाति के अंतर्गत उसका विकास होगा उसी के हिसाब से उसका विकास होता है। अब आगे देखते हैं। आगे सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। अब देखिए सामान्य क्या होता है, यानी कि एक आमतौर पर जो हम देखते हैं, और विशिष्ट एक जो स्पेसिफिक होता है, जो एक सामान्य नहीं रहता, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, एक इम्पॉर्टेंस चीज़ में आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे यह होता है कि जब एक हम कहते हैं, जब एक मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है, पहला बच्चा और दूसरा, दो बच्चे हैं। अब ये दोनों का विकास एक स्तर पे होता है, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, बट एक स्तर ऐसा आता है जहाँ पर इनके मानसिक विकास, सामाजिक विकास के चलते इनके अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं। और इसी कारण हम देखते हैं कि एक सामान्य स्तर पर चले हुए दो बच्चे, उनको वातावरण सही मिला हुआ है, उसके बावजूद उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की तरफ हो जाते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि जब एक 10th क्लास तक बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद या फिर हम कह सकते हैं कि कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर भी एक स्तर के बाद सब अपनी फील्ड या फिर कह सकते हैं अपना क्षेत्र बदल लेते हैं। वो किस कारण होता है, वो इसी कारण होता है कि वो अपनी विशिष्टताओं को पहचानते हैं। एक बच्चा हो सकता है आर्ट्स में जाए, वो म्यूज़िक में जा सकता है। एक बच्चा हो सकता है कि वो एजुकेशन में जाए, या फिर हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग में जाए, डॉक्टर फील्ड में जाए, कोई म्यूज़िक फील्ड में जाए, या फिर कोई डांस फील्ड में जाए। ये सब क्या है, ये है कि एक सामान्य स्तर पे चलते हुए एक बच्चे क्या करते हैं, अपने विशिष्टताओं को पहचान लेते हैं, और इसी तरीके से सामान्य रूप से चलते हुए भी वो अपनी विशिष्टताओं को पहचानते हुए भी एक सामान्य पक्ष के बावजूद वो एक विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के कारण एक विशिष्ट रूप और अपनी विशेषताओं को उजागर करते हैं। तो यही बोला हुआ है इस सिद्धांत में कि शिशु या बालक के पास सामान्य पक्षों को करने के लिए एक सामान्य प्रतिक्रियाएं होती है, परंतु यानी कि सामान्य प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये सब बच्चे एक ही तरीके से पढ़ते हैं, परंतु फिर क्या हुआ, हर व्यक्ति अपनी विशिष्ट क्षमताओं को समय के साथ क्या करता है, उजागर हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा, अगर किसी के बच्चों को समय के साथ ये पता चलता है ये म्यूजिक अच्छा कर सकता है, डांस अच्छा कर सकता है, या फिर कोई पढ़ अच्छा सकता है, किसी को डॉक्टर में इंटरेस्ट है, किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो ये अपनी क्या करते हैं, विशिष्टताओं को पहचानते हैं, और इस विशिष्टताओं के कारण क्या होता है, उनकी क्षमताएं उजागर होती है और विशिष्टताएं भी उजागर होती हैं। तो ये है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट में सिद्धांत में यह बोला हुआ है कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए वंशानुक्रम मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम का मतलब यह होता है कि जब कोई बच्चा अपने माता पिता कह सकते हैं, अपने पूर्वज कह सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए चीज़ों को ग्रहण करता है। जैसे कि शारीरिक रूप से बोले तो कि किसी बच्चे की आंखों का रंग हो गया, कि उसकी त्वचा का रंग हो गया, या फिर उसकी सोचने की क्षमता जो हो गई। क्योंकि हम बहुत से हम यह भी देखते हैं कि अगर किसी के माता पिता दोनों ही किसी खेल के फील्ड में है या फिर क्षेत्र में है, तो वो भी उसी हो सकता है कि उसमें वो क्वालिटीज़ आ जाए, या फिर उनमें योग्यताएं वो आ जाए, या फिर उनके माता पिताओं के स्पेसिफिक गुण आ जाए उनमें। ये पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता, पर हम कह सकते हैं कोई ना कोई पक्ष जरूर आता है यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि एक वंशानुक्रम में और एक वातावरण मतलब एक बालक किस प्रकार से वातावरण में खेल कूद रहा है। अब देखिए
जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अगर मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा है, ठीक है, उसके माता पिता दोनों ही एक कह सकते हैं कि खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं। अब उससे क्या हो सकता है कि उस बच्चे में वो क्षमताएं हो आ जाएं, और अगर इन उसकी योग्यताएं आ जाएं, ठीक है, कुछ योग्यताएं उसमें हो उसके माता पिता या फिर वंशानुक्रम के कारण। अब यहाँ पर अगर उसे हम वातावरण सही दे मिलते, वातावरण यानी कि उसकी ट्रेनिंग अच्छी होती है, उसे जो एक एक स्पोर्ट्स के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए होती है वो अच्छी होती है, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, उस बच्चे का वो एक संबंध स्थापित हो, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण में दोनों में एक कह सकते हैं कॉम्बिनेशन स्टैब्लिश हो। और यही होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य कैसे एक अंतःक्रिया का काम करती है। जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोला हुआ है कि एक व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर करता है। सही बात है। देखिए, वंशानुक्रम के कारण बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे गुण आते हैं अपने माता पिता से, पर वातावरण भी एक अहम भूमिका निभाता है। एक वातावरण के चलते एक बच्चा बहुत कुछ सीखता है, उसके वातावरण के कारण उसमें नैतिक विकास आते हैं, सामाजिक विकास आते हैं। सामाजिकता में हम उसकी भाषा भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना। अर्थात इसके अभाव में शिशु का विकास होता है नहीं होता। यानी कि अब देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों ही पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है एक बालक के विकास के लिए, और इसके किसी के भी अभाव में बच्चे का विकास अच्छा नहीं होगा, या फिर कह सकते हैं कि अगर बच्चे को वातावरण सही नहीं मिला तो उसका विकास सही नहीं हो सकता। यहाँ पे उसकी हम कह सकते हैं कि सामाजिकता भी आती है, यहाँ पे उसकी भावनात्मक चीज़ें भी आती हैं, उसकी शारीरिक रूप से भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये क्या हो गया, वंशानुक्रम और वातावरण में एक तरीके से क्या है, एक अंतःक्रिया है, उनके बीच में एक संबंध है जो एक बच्चे के विकास में उसकी अहम भूमिका हमारे सामने आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, ये सारे सिद्धांत हमने पढ़ लिए। अब इसके चलते हमें क्या समझ में आया, पहली बात कि विकास क्या है, निरंतर और अनिरंतर, यानी कि एक के बाद एक, यानी कि विकास हो सकता है कि किसी बच्चे की हाइट एकदम से बढ़ जाए, किसी की रुक जाए, तो ये सब क्या है, निरंतर, यानी कि सीधा भी है, एक तरीके से बढ़ता भी है और रुकता भी है। निरंतर और अनिरंतर की प्रक्रिया को हम कह सकते हैं। दूसरा है कि विकास के हर पक्षों के अपने मूल्य हैं। मूल्य मतलब क्या होता है, यानी कि उसकी जो पॉजिटिव पॉइंट हो गए, नेगेटिव पॉइंट भी हो गए। अगर वो बच्चा कुछ बुरा सीख रहा है, उसकी नैतिक विकास में कुछ गलतियां हो रही हैं, तो नेगेटिव पॉइंट है। और पॉजिटिव पॉइंट क्या हो रहा है कि वो कुछ समाज से अपने अच्छा सीख रहा है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है उसके विकास के लिए। दूसरा है विकास अंतःक्रिया का सिद्धांत है, यानी कि विकास क्या है कि दो चीज जो मैंने बताया था कि विकास किस पे निर्भर करता है, वो किस तरीके से उसके सामाजिक विकास हो गया, उसकी भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास आपस में क्या होते हैं, गुथे होते हैं, फिर अंतःक्रिया के कारण होते हैं। तीसरा है, चौथा है कि विकास क्या होता है, क्रम निहित होता है। क्रम निहित का मैंने बताया था आपको, मतलब कि कैसे होते हैं कि एक बच्चा कभी 2 शब्द सीखता है, फिर 3 शब्द सीखता है, कभी चलना सीखता है, उसके बाद दौड़ना सीखता है, ये क्या हो गया, क्रम हो गया। फिर विकास व्यवस्थित व निश्चित घटनाक्रम से होता है, यानी कि व्यवस्थित मतलब एक, जब आप उसको वातावरण सही मिलते हैं, और निश्चित घटना यानी कि एक के बाद जो घटनाएं सही क्रम से होंगी। फिर है विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सामान्य से विशिष्ट मतलब जब एक सामान्य रूप से बच्चे बढ़ते बढ़ते एक विशिष्ट अवस्था को ग्रहण करते हैं, या फिर अपनी रुचियों के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी विशिष्टताओं को पहचानते हैं। तो आज क्लास में हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात सब समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।